आजकल के कनेक्टेड दुनिया में पैसा सरहदों के पार बड़ी आसानी से बहता है। हाँ बिल्कुल। चाहे व्यापार के लिए हो, बच्चों की पढ़ाई के लिए या फिर परिवार की मदद के लिए। लेकिन इस लेन देन को चलाने वाले नियम क्या हैं? ये जानना बहुत जरूरी है। आज हम भारत के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, जिसे हम सब फेमा FEMA के नाम से जानते हैं, उसकी तह तक जाएंगे। हाँ, फेमा ये वो कानून है जो भारत में विदेशी मुद्रा के आने जाने को दिशा देता है। जी। हमारे पास इस विषय पर कुछ स्रोत हैं और हमारी कोशिश होगी कि इनमें से सबसे जरूरी और शायद कुछ चौंकाने वाली बातें निकालकर आपके सामने रखें। हाँ, देखते हैं। हमारा मकसद है फेमा के मूल सिद्धांतों को आसान बनाना, खासकर ये समझना कि कौन भारत का निवासी माना जाता है और ये जो लेन देन की दो बड़ी दुनिया हैं, करंट और कैपिटल अकाउंट, इनमें क्या फर्क है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। चलिए। तो सबसे पहले फेमा की जरूरत क्यों पड़ी? इससे पहले फेरा था, FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। वो काफी सख्त माना जाता था, है ना? बिल्कुल। फेरा का दौर मतलब वो सख्त नियंत्रण का था, रेगुलेशन का था। लेकिन 1991 में जब भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था खोली, उदारीकरण आया, हाँ, लिबरलाइजेशन, हाँ, तो जरूरत महसूस हुई एक ऐसे कानून की जो विदेशी व्यापार और निवेश को रोके नहीं, बल्कि उसे क्या कहते हैं, सुविधाजनक बनाए, उसे मैनेज करे। अच्छा, मैनेज करे। हाँ, यहीं से फेमा का जन्म हुआ, जो 1 जून 2000 से लागू हुआ। इसका नाम ही देखिए, मैनेजमेंट एक्ट। ये सोच में एक बड़ा बदलाव था, मतलब नियंत्रण से प्रबंधन की ओर। और ये कानून सिर्फ भारत के अंदर लागू होता है या इसका दायरा और बड़ा है, कहीं बाहर भी? नहीं, इसका दायरा काफी फैला हुआ है। ये पूरे भारत पर तो लागू होता ही है, साथ ही भारत के निवासी मतलब पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया, उनके नियंत्रण वाली या उनके स्वामित्व वाली विदेश में मौजूद सभी शाखाओं, दफ्तरों और एजेंसियों पर भी लागू होता है। अच्छा, मतलब अगर कोई भारतीय कंपनी की विदेश में ब्रांच है तो वो भी इसके दायरे में आ सकती है? हाँ, बिल्कुल आ सकती है, अगर वो यहीं से कंट्रोल हो रही है तो। ठीक है। अब आते हैं एक बहुत ही बुनियादी और शायद सबसे अहम कॉन्सेप्ट पर, रेजिडेंशियल स्टेटस यानी निवासी स्थिति। फेमा के तहत कौन भारत का निवासी है, PRI, और कौन नहीं, PROI, ये तय करना क्यों इतना जरूरी है? ये समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि फेमा के ज्यादातर नियम इसी पर टिके हैं कि जो लेन देन कर रहा है वो व्यक्ति PRI है या PROI। इसी से तय होता है कि कौन सा नियम लागू होगा, कितनी छूट मिलेगी या क्या पाबंदियां होंगी। मतलब सब कुछ इसी पे डिपेंड करता है। मैंने जो समझा है उसका एक सीधा सा नियम लगता है, अगर कोई व्यक्ति पिछले वित्तीय वर्ष में 182 दिन या उससे ज्यादा भारत में रहा हो तो उसे निवासी मान लिया जाता है। हाँ, वो एक शुरुआती बिंदु है, 182 दिन वाला नियम। लेकिन यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। लेकिन? अच्छा, क्या? उससे कहीं ज्यादा बारीक है। ये देखता है कि व्यक्ति के भारत में रहने या भारत से बाहर जाने का मकसद क्या है। मकसद? मतलब 182 दिन वाला नियम काफी नहीं है, ये थोड़ा चौंकाने वाला है। कैसे? देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति पिछले साल 200 दिन भारत में रहा। ठीक है। तो 182 दिन वाले नियम से वो निवासी हुआ। लेकिन अगर वो इस साल नौकरी करने, अपना बिजनेस चलाने या किसी ऐसे इरादे से विदेश जाता है जिससे लगता है कि वो अनिश्चित काल के लिए बाहर ही रहेगा। अच्छा, अनिश्चित काल। हाँ, तो जिस दिन वो भारत से बाहर कदम रखता है उसी दिन से फेमा के लिए वो अनिवासी यानी PROI बन जाता है। अरे! भले ही उसने पिछले साल 182 डेज पूरे किए हो। जी हाँ, भले ही। मकसद बदल गया, स्टेटस बदल गया। अच्छा, और इसका उल्टा भी सही होगा? मतलब कोई फॉरेनर भारत आता है, पिछले साल 182 डे से ज्यादा रहता भी है, लेकिन उसका इरादा यहाँ नौकरी या बिजनेस करने का नहीं है या हमेशा के लिए बसने का नहीं है, शायद सिर्फ घूमने आया है या परिवार से मिलने। हाँ, तो वो 182 दिन से ज्यादा रहने के बावजूद फेमा के लिए अनिवासी ही माना जाएगा। बिल्कुल सही पकड़ा, यही फेमा की खासियत है। इरादा या उद्देश्य बहुत मायने रखता है। और एक और महत्वपूर्ण फर्क है इनकम टैक्स कानून से। हाँ। इनकम टैक्स में निवासी स्थिति पूरे वित्तीय वर्ष के लिए तय होती है ना? हाँ, हाँ, पूरे साल के लिए। जबकि फेमा में ये किसी खास तारीख पर तय होती है, मतलब जिस दिन आप लेन देन कर रहे हैं उस दिन आपकी स्थिति क्या है। अच्छा, ये लेन देन की स्पष्टता के लिए जरूरी है। बिल्कुल। ये तो व्यक्तियों की बात हुई, कंपनियों या शाखाओं के लिए ये कैसे तय होता है? कंपनियों के लिए तो सरल है।
अगर वो भारत में रजिस्टर्ड हैं या इनकॉर्पोरेटेड है तो वो पीआरआई हैं। ओके। शाखाओं के मामले में अगर वो भारत में किसी विदेशी कंपनी की शाखा है तो वो पीआरआई मानी जाएगी। और अगर किसी भारतीय निवासी मतलब पीआरआई की विदेश में शाखा है जो उसी के द्वारा कंट्रोल हो रही है, अच्छा। तो वो शाखा भी पीआरआई मानी जाएगी। मूल बात नियंत्रण या रजिस्ट्रेशन की है। ठीक है, तो निवासी स्थिति का ये मकसद वाला पहलू वाकई ध्यान देने लायक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं लेन देन के प्रकारों पर। फेमा विदेशी मुद्रा के लेन देन को दो बड़ी बाल्टियों में डालता है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। पहले करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन सीएटी को समझते हैं, ये क्या है? हाँ, देखिए कानून की भाषा थोड़ी सूखी है। वो कहती है कि करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस वो हैं जो कैपिटल अकाउंट नहीं है। हाँ, ये तो बड़ी आसान डेफिनेशन है ना? लेकिन आसान शब्दों में ये आमतौर पर रोजमर्रा के लेन देन होते हैं, जैसे सामान का आयात निर्यात करना, गुड्स का ट्रेड। हाँ, सेवाओं का भुगतान जैसे सॉफ्टवेयर सर्विस, कंसल्टेंसी, लिए गए लोन पर ब्याज देना, निवेश से हुई कमाई जैसे डिविडेंड मिलना, ओके। विदेश में रह रहे करीबी रिश्तेदारों, माता पिता, पति पत्नी, बच्चों के खर्चे के लिए पैसा भेजना, और हाँ, विदेश यात्रा, पढ़ाई या इलाज पर होने वाले खर्च, ये सब मोटे तौर पर करंट अकाउंट में आते हैं। यहाँ एक बात मुझे काफी दिलचस्प लगी जो मैंने पढ़ी थी। अगर कोई भारतीय कंपनी विदेश से कोई बड़ी मशीनरी खरीदती है तो कंपनी के खातों में, अकाउंटिंग में, तो ये पूंजीगत व्यय होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। हाँ, होता है। लेकिन फेमा इसे आमतौर पर करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मानता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ऐसा क्यों? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये फेमा की सोच को दिखाता है। देखिए, फेमा ये देखता है कि क्या उस लेनदेन से देश की या व्यक्ति की विदेशी संपत्ति या देनदारियां लंबे समय के लिए बदल रही हैं। अच्छा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। बिल्कुल। मशीन खरीदने में क्या हुआ? पैसा गया, मशीन आई, बात खत्म। ये व्यापार का सामान्य हिस्सा माना जाता है। हाँ, अगर मशीन खरीदने के लिए लंबी अवधि का विदेशी लोन लिया जाता तो वो लोन वाला हिस्सा कैपिटल अकाउंट में आ जाता। लेकिन सिर्फ मशीन का भुगतान, भले ही वो बड़ी रकम हो, आमतौर पर करंट अकाउंट ही है। समझ गया। तो करंट अकाउंट लेनदेन के लिए मूल नियम क्या है? क्या इन पर कोई रोक टोक नहीं है, मतलब फ्री है? मूल सिद्धांत ये है कि करंट अकाउंट लेनदेन करने की आमतौर पर आजादी है। आपको इनके लिए सामान्यतः आरबीआई या सरकार से पूछने की जरूरत नहीं होती। लेकिन हाँ, यहाँ एक लेकिन है। सरकार आरबीआई की सलाह पर देश हित में इन पर कुछ उचित प्रतिबंध, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। अच्छा, किस तरह के प्रतिबंध? क्या कुछ उदाहरण हैं? ये प्रतिबंध मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में आते हैं, जिन्हें फेमा के नियमों, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन रूल्स के शेड्यूल में बताया गया है। शेड्यूल? हाँ, पहला शेड्यूल 1, इसमें वो चीजें हैं जिन पर पूरी तरह रोक है, जैसे आप लॉटरी या घुड़दौड़ में जीती रकम विदेश नहीं भेज सकते। अच्छा, ये तो मना ही है। बिल्कुल मना है। दूसरा शेड्यूल 2, इसमें कुछ लेन देन है जिनके लिए भारत सरकार की पहले से मंजूरी लेनी पड़ती है, जैसे अगर कोई राज्य सरकार विदेश में बड़ा विज्ञापन देना चाहे कुछ खास मकसदों को छोड़कर। ओके, गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। हाँ, और तीसरा शेड्यूल 3, इसमें वो लेन देन है जिनमें एक सीमा से ज्यादा रकम भेजने पर रिजर्व बैंक आरबीआई की मंजूरी चाहिए होती है। और यहीं पर शायद वो LRS यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम आती है, जिसके बारे में काफी लोग बात करते हैं, $2.5 लाख वाली। बिल्कुल। शेड्यूल 3 का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आम लोगों के लिए LRS ही है। इसके तहत भारत का कोई भी निवासी व्यक्ति, रेजिडेंट इंडिविजुअल, इसमें नाबालिग भी शामिल है। अच्छा, माइनर्स भी? हाँ, वो एक वित्तीय वर्ष में, मतलब अप्रैल से मार्च, USD 250,000, $2.5 लाख अमेरिकी डॉलर तक की रकम विदेश भेज सकता है। इसके लिए कई करंट अकाउंट और कुछ कैपिटल अकाउंट लेन देन की इजाजत है, बिना आरबीआई से पूछे। इस $2.5 लाख की सीमा में क्या क्या शामिल है? मतलब क्या क्या कर सकते हैं इस पैसे से? इसमें बहुत कुछ आ जाता है, जैसे निजी विदेश यात्राएं, नेपाल और भूटान को छोड़कर, दान देना, विदेश में नौकरी के लिए जाना, विदेश में बसने यानी एमिग्रेशन का खर्च, विदेश में रह रहे करीबी रिश्तेदारों का भरण पोषण, बिजनेस ट्रिप, कॉन्फ्रेंस या ट्रेनिंग का खर्च, विदेश में इलाज कराना, विदेश में पढ़ाई का खर्च,
और लगभग कोई भी अन्य जायज करंट अकाउंट लेन देन। और कैपिटल अकाउंट वाले भी कुछ? हाँ, कुछ कैपिटल अकाउंट लेन देन जैसे विदेश में शेयर या प्रॉपर्टी खरीदना भी इसी सीमा में आता है। क्या ये $2.5 लाख की सीमा बिल्कुल पत्थर की लकीर है? मान लीजिए किसी को पढ़ाई या इलाज के लिए इससे ज्यादा की जरूरत हो, यूनिवर्सिटी की फीस ही ज्यादा हो। ये एक जरूरी सवाल है। ज्यादातर मामलों में तो ये सीमा लागू होती है, लेकिन पढ़ाई और इलाज जैसे जरूरी मामलों में अगर यूनिवर्सिटी या अस्पताल का अनुमान, उनका एस्टिमेट इस सीमा से ज्यादा है और उसके प्रॉपर दस्तावेज मौजूद हैं, अच्छा, प्रूफ है। हाँ, तो वास्तविक जरूरत के हिसाब से ज्यादा रकम भी भेजी जा सकती है बिना आरबीआई की विशेष अनुमति के। ये अच्छी बात है। और क्या परिवार के लोग अपनी अपनी एलआरएस सीमा को मिला के कोई बड़ा खर्च कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए विदेश में मिलकर प्रॉपर्टी खरीदनी हो। हाँ, परिवार के सदस्य अपनी एलआरएस सीमा को जोड़ सकते हैं, क्लब कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन ध्यान रहे, कैपिटल अकाउंट लेन देन जैसे प्रॉपर्टी खरीदने या निवेश करने के लिए क्लबिंग की इजाजत तभी है जब वो सभी सदस्य उस प्रॉपर्टी या निवेश के जॉइंट ओनर, मतलब सहमालिक या को पार्टनर बन रहे हों। ठीक है, ये क्लियर हुआ। तो करंट अकाउंट लेन देन काफी हद तक खुले हैं, बस कुछ नियमों और एलआरएस जैसी सीमाओं का ध्यान रखना है। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, सीएपी पर। करंट अकाउंट से ये कैसे अलग है? क्या है ये? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन वो होते हैं जो भारत के निवासी की विदेश में संपत्ति, एसेट्स या देनदारियां, लाइबिलिटीज को बदलते हैं। या फिर भारत से बाहर के निवासी, मतलब पीओआई, की भारत में संपत्ति या देनदारियों को बदलते हैं। इसमें भविष्य की संभावित देनदारियां, कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटीज भी शामिल हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर? मतलब जैसे किसी भारतीय का विदेश में शेयर बाजार में निवेश करना, या विदेश में घर खरीदना, या किसी विदेशी कंपनी को लोन देना। ओके। या फिर विदेश से लोन लेना। इसी तरह किसी विदेशी का भारत में फैक्ट्री लगाना, यानी एफडीआई, भारत में जमीन खरीदना या किसी भारतीय कंपनी के शेयर खरीदना, ये सब कैपिटल अकाउंट लेन देन है, क्योंकि इनसे मालिकाना हक या देनदारियां बदल रही हैं, लॉन्ग टर्म असर पड़ रहा है। तो कैपिटल अकाउंट लेन देन के लिए मूल नियम क्या है? क्या ये भी करंट अकाउंट की तरह आमतौर पर आजाद है? नहीं, यहीं पर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। पलट जाती है? कैसे? कैपिटल अकाउंट लेन देन के लिए मूल नियम ये है कि ये तब तक प्रतिबंधित है जब तक कि फेमा के नियमों या विनियमों के तहत इन्हें करने की विशेष रूप से अनुमति ना दी गई हो। अच्छा, ये तो बिल्कुल उल्टा है करंट अकाउंट से। ऐसा क्यों? इसका मुख्य कारण ये है कि भारतीय रुपया अभी कैपिटल अकाउंट पर पूरी तरह से परिवर्तनीय, मतलब फुली कन्वर्टेबल नहीं है। हाँ, ये सुना है। सरकार और आरबीआई अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने के लिए पूंजी के अचानक और बड़े पैमाने पर आने जाने को, जिसे कैपिटल फ्लाइट भी कहते हैं, उसे नियंत्रित करना चाहते हैं। इसलिए कैपिटल लेनदेन ज्यादा रेगुलेटेड है। तो फिर कौन से कैपिटल अकाउंट लेनदेन की अनुमति है और ये कैसे तय होता है? कौन बताता है? फेमा के तहत केंद्र सरकार और आरबीआई नियम और विनियम, मतलब रेगुलेशंस, बनाते हैं जो बताते हैं कि कौन से कैपिटल लेनदेन किए जा सकते हैं और किन शर्तों पर। अच्छा। दिलचस्प बात यह है कि 2019 के बाद से इसमें थोड़ा बदलाव हुआ है। अब गैर ऋण साधनों, नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि इक्विटी निवेश, एफडीआई वगैरह से जुड़े नियम बनाने का अधिकार केंद्र सरकार, मतलब वित्त मंत्रालय के पास है। ओके, फाइनेंस मिनिस्ट्री। हाँ, जबकि ऋण साधनों, डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे विदेशी लोन, बॉन्ड आदि से जुड़े नियम बनाने का अधिकार आरबीआई के पास है। अच्छा, डिवीजन हो गया। हाँ, ये नियम बताते हैं कि पीआरओआई विदेश में क्या कर सकता है और पीआरओआई भारत में क्या कर सकता है। इसमें भी क्या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां अनिवासियों के निवेश पर पूरी तरह रोकें, मतलब प्योर आय भारत में इन्वेस्ट नहीं कर सकते? हाँ, कुछ क्षेत्रों में अनिवासियों द्वारा निवेश की अनुमति नहीं है, जैसे चिटफंड का कारोबार, निधि कंपनी, कृषि या बागान की गतिविधियां, कुछ अपवादों को छोड़कर। रियल एस्टेट का मुख्य व्यवसाय, जैसे सिर्फ जमीन खरीद बेच करना या फार्म हाउस बनाना। अच्छा, ट्रेडिंग इन रियल एस्टेट। हाँ, और ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, टीडीआर्स में ट्रेडिंग, इन सब में पीओआई इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन जैसे बिल्डिंग बनाना, टाउनशिप बनाना? हाँ, टाउनशिप, आवासीय या कमर्शियल बिल्डिंग बनाना, सड़कें या पुल बनाना आदि को रियल एस्टेट व्यवसाय नहीं माना जाता फेमा के तहत, और इनमें निवेश की अनुमति हो सकती है नियमों के अनुसार। ठीक है। एक नियम जो मुझे काफी राहत देने वाला लगा वो था सेक्शन 64 और 65 के बारे में।
ये क्या कहता है? ये बड़ा प्रैक्टिकल लगता है। हाँ, ये वाकई बहुत महत्वपूर्ण और व्यवहारिक प्रावधान है। सेक्शन 6(4) कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो पहले अनिवासी था, PROI था, अब भारत का निवासी बन जाता है, PRII बन जाता है, हाँ, NRI वापस आ गया, हाँ, तो उसने अनिवासी रहते हुए जो भी विदेशी मुद्रा या फॉरेन शेयर्स या विदेश में प्रॉपर्टी कमाई थी या खरीदी थी या उसे विरासत में मिली थी, हाँ। उसे वो भारत लौटने के बाद भी अपने पास रख सकता है, इस्तेमाल कर सकता है या बेच सकता है। उसे इन चीजों को भारत लाने की कोई कानूनी मजबूरी नहीं है। अरे वाह! ये तो वाकई बड़ी राहत की बात है उन लोगों के लिए जो सालों बाद विदेश से लौटते हैं। मतलब जो बाहर कमाया वो बाहर रख सकते हैं। हाँ, रख सकते हैं। और सेक्शन 6(5) हाँ, वो क्या है? वो इसका ठीक उल्टा है। अगर कोई व्यक्ति जो पहले भारत का निवासी था, PRII था, अब अनिवासी बन जाता है, PROI बन जाता है। मतलब यहाँ से बाहर चला गया। हाँ, तो उसने निवासी रहते हुए जो भारतीय मुद्रा या भारतीय शेयर या भारत में प्रॉपर्टी कमाई थी या खरीदी थी या विरासत में पाई थी, उसे वो अनिवासी बनने के बाद भी अपने पास रख सकता है, इस्तेमाल कर सकता है या बेच सकता है, नियमों के अनुसार। अच्छा, ये दोनों सेक्शन लोगों को उनकी पहले की कमाई या संपत्ति के बारे में लचीलापन देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। बहुत खूब। तो हमने निवासी स्थिति समझी, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और उनके नियम भी समझ लिए। अब ये सब नियम कानून लागू कौन करवाता है? मतलब मैनेजमेंट और एनफोर्समेंट कैसे होता है? देखिए, विदेशी मुद्रा का समग्र प्रबंधन और नियमों, खासकर ऋण और भुगतान से जुड़े उनको बनाने का काम तो भारतीय रिजर्व बैंक RBI का है। आरबीआई का रोल मेन है। हाँ, लेकिन अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता है, वायलेशन करता है, तो उसकी जांच करने और जुर्माना लगाने का काम एक अलग एजेंसी करती है, जिसे प्रवर्तन निदेशालय कहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट, ED। ईडी, हाँ, इनका नाम तो सुनते रहते हैं। हाँ, एक अहम बात यह है कि फेमा के तहत उल्लंघन को दीवानी अपराध माना जाता है, सिविल ऑफेंस। फौजदारी मतलब क्रिमिनल नहीं, जैसा कि पुराने फेरा कानून में था। अच्छा, मतलब जेल नहीं होती आमतौर पर। आमतौर पर जेल नहीं होती, जुर्माना लगता है। हाँ, अगर जुर्माना नहीं भरा तो फिर दिक्कत हो सकती है। और एक आखिरी सवाल जो दिमाग में आ रहा है वो अधिकृत व्यक्ति वाली बात क्या थी? ऑथराइज पर्सन किसी से भी विदेशी मुद्रा क्यों नहीं खरीद सकते गली में मनी चेंजर से? हाँ, ये फेमा का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है। सेक्शन 3 में दिया है। कानून साफ कहता है कि आप कोई भी विदेशी मुद्रा या विदेशी प्रतिभूति का लेन देन केवल RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त अधिकृत व्यक्ति के जरिए ही कर सकते हैं। अच्छा, लाइसेंस जरूरी है। हाँ, इनमें बैंक आते हैं, जिन्हें ऑथराइज्ड डीलर या AD कहा जाता है। कुछ फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर होते हैं, कुछ छोटे मनी चेंजर, कुछ वित्तीय संस्थान आदि शामिल है। किसी राह चलते व्यक्ति या अनअधिकृत डीलर से सीधे डॉलर खरीदना या बेचना गैर कानूनी है। इसका मकसद क्या है? क्यों ये जरूरी है? इसका मकसद है विदेशी मुद्रा के लेन देन को ट्रैक करना, उसे आधिकारिक दायरे में रखना और हवाला जैसे गैर कानूनी चैनलों को रोकना। ओके, ट्रांसपेरेंसी और कंट्रोल। बिल्कुल, जब आप अधिकृत व्यक्ति के जरिए लेन देन करते हैं तो उसका रिकॉर्ड रहता है और ये सुनिश्चित होता है कि लेन देन फेमा के नियमों के अनुसार हो रहा है। बिना लाइसेंस वाले से डील करने पर न केवल आपको नुकसान हो सकता है, धोखा हो सकता है, बल्कि आप फेमा के उल्लंघन के भागीदार भी बन सकते हैं, हाँ, ये रिस्क है। जिसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। बड़ा जुर्माना लग सकता है। बिल्कुल साफ। तो चलिए आज की इस गहरी बातचीत के मुख्य बिंदुओं को एक बार फिर दोहरा लेते हैं, जो की टेकअवेज हैं। हाँ, जरूर। पहली बात, फेमा 1999 पुराने सख्त फेरा की जगह आया और इसका फोकस नियंत्रण से ज्यादा प्रबंधन पर है और विदेशी व्यापार व भुगतान को आसान बनाने पर है। दूसरी, निवासी स्थिति तय करने में सिर्फ 182 दिन गिनना काफी नहीं है। व्यक्ति का भारत आने या जाने का मकसद बहुत अहम है और ये स्थिति किसी खास तारीख पर देखी जाती है, पूरे साल के लिए नहीं। तीसरी, करंट अकाउंट लेन देन जैसे व्यापार, सेवा, यात्रा, पढ़ाई, इलाज, रिश्तेदारों का खर्च, ये आमतौर पर आज़ाद हैं, लेकिन कुछ पर पूरी रोक है, शेड्यूल I, कुछ के लिए सरकारी मंजूरी चाहिए, शेड्यूल 2, और कुछ पर सीमाएं हैं, शेड्यूल 3, जिसमें सबसे आम है $2.5 लाख सालाना की LRS सीमा। चौथी, कैपिटल अकाउंट लेन देन जैसे निवेश, विदेशी संपत्ति, विदेशी लोन, ये आमतौर पर प्रतिबंधित हैं। इन्हें केवल तभी किया जा सकता है जब नियमों में विशेष रूप से इजाजत दी गई हो और कुछ क्षेत्रों में निवेश पूरी तरह वर्जित है। और पांचवी,
सबसे जरूरी बात, कोई भी विदेशी मुद्रा का लेन देन केवल आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त ऑथोराइज्ड पर्सन्स जैसे बैंक, मनी चेंजर वगैरह के माध्यम से ही करना चाहिए। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर फेमा भारत को दुनिया से जोड़ने, व्यापार और निवेश को सरल बनाने की कोशिश करता है। साथ ही मुद्रा बाजार में स्थिरता भी बनाए रखता है। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात यह है, एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे दुनिया और डिजिटल हो रही है, क्रिप्टो करेंसी आ रही है, लेन देन की कोई भौतिक सीमा नहीं रह गई है। सही बात है, बॉर्डरलेस। हाँ, तो क्या भविष्य में निवासी कौन है या लेन देन कहाँ हुआ जैसी परिभाषाएं धुंधली पड़ जाएंगी? क्या फेमा जैसे कानूनों को इस नई डिजिटल हकीकत के हिसाब से बदलना पड़ेगा? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। सचमुच ये एक बड़ा सवाल है भविष्य के लिए। और हम सब के लिए सोचने वाली बात यह है कि ये नियम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालते हैं। जब हम किसी विदेशी वेबसाइट से सामान मंगाते हैं, या विदेश में पढ़ रहे बच्चे को पैसे भेजते हैं, या विदेश घूमने जाते हैं, या शायद विदेश से कोई तोहफा पाते हैं, इन नियमों की थोड़ी सी समझ हमें कई उलझनों से बचा सकती है। बिल्कुल, जानकारी ही बचाव है।